हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठंड बहुत हो रखी है भाई, थोड़ा सा सर्दियों से बच के रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर रोज़ संडे को मिलेंगे साइकोलॉजी के साथ। और आज हमें साइकोलॉजी का 2018 का एस्टेट लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका साइकोलॉजी का पेपर करेंगे। ठीक है, तो अपने 2018 के ही रहते हैं शायद। मैंने 19, 20, 21, 22 और 23 टीजीटी और पीजीटी सारे करवा दिए हैं। 2018 का टीजीटी और पीजीटी ही रहता है। ठीक है, तो चलो भी करते हैं स्टार्ट। और एक मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, जो भी अगर कोई पीजीटी मैथमेटिक्स देना चाहता है पेपर, तो हम कल से रोज़ मतलब एक आपको एक वीडियो मिलेगी 10 से 15 क्वेश्चन की, जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना 10 से 15 क्वेश्चन रोज़ एक वीडियो आया करेगी मैथ के लिए। वो सिर्फ पीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ये जर्नल पेपर के लिए है। ठीक है, साइकोलॉजी सबके लिए। ठीक है भाई, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? भी बोबोडोल पे किसने किया था एक्सपेरिमेंट? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुई थी, ठीक है ना, यही हुई थी। इनसाइटफुल लर्निंग, मोरल डेवलपमेंट, कंडीशनल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनसाइटफुल लर्निंग नहीं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बोबोडोल पे किया था जिसने एक्सपेरिमेंट। द एज, ये भी बताना इसमें कमेंट करके कि किसने किया था ये। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो हुई थी, लेकिन किसने किया था बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एज रेंज ऑफ द जेनियल स्टेज। फ्रॉइड की मैंने बताया था, सिग्नम फ्रॉइड की सारी आपने थ्योरी पढ़नी है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। और इसके जितने भी नाम हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं इसको। इट्स सिमिलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन ने कौन सी दी थी? साइको सोशल डेवलपमेंट दी थी। और फ्रॉइड की जो है वो जेनियल स्टेज जो रहेगी, यानी कि लैंगिक अवस्था है, जो इरिक्सन की जो इरिक्शन की जो स्टेज है वो किसके साथ मेल खाती है? कौन सी होगी वो? ये कहता है विश्वास बनाम विश्वास, ये तो फर्स्ट होती है, इसके साथ तो नहीं होगी। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट नहीं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट नहीं। तो ये कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। और ये कौन सी थी स्टेज? कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये फिफ्थ स्टेज थी। और इसके साथ जेनियल स्टेज ऑफ सिग्नम फ्रॉइड की जो जेनियल स्टेज थी वो उसके साथ मेल खाती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को उसने ये कहा था। ठीक है, द फीलिंग ऑफ द एडोलेसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। किशोरावस्था का यह महसूस करना, सभी मेरी ओर देख रहे हैं, की संज्ञा दी जा सकती है। ये कैसी है भाई? ये पर्सनल है, व्यक्तिगत मिथक है, काल्पनिक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है? नहीं, इसमें तो लड़कियां क्या हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो इसमें क्या करती है? वोमिटिंग करती रहती है, बहुत सारा खाना खाती रहती है। तो ये कैसी है? इमेजिनरी ऑडियंस है। तो ये कैसी है? काल्पनिक दर्शक है कि सभी और मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसा किशोरावस्था में महसूस होता है कि सभी मुझे ही देख रहे हैं। लड़कियां वो भी बहुत ज़्यादा तैयार त्यूर होके जाते हैं, और लड़के भी, कि सभी मेरी तरफ ही, सभी लड़कियां मेरी तरफ देख रही हैं। लड़कियों को लगता है सभी लड़के मेरी तरफ देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अप्लाइड बिहेवियर किस पे बेस्ड है भाई? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कौन से पे है? क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, अपोरेंट कंडीशनिंग पे है, इनसाइट लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? कैसा कह रखा है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये अपोरेंट कंडीशनिंग पे है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यंग टीन एजर्स often believe that they are completely unlike anyone else. The phenomena is known as। युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ये पर्सनल मिथ है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी तो यही अभी आया था। जैसे इमेजिनरी तो ये होता है कि हमें लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, मतलब एक वहम जो होता है, सूडो मैच्योरिटी होती है उस टाइम पे। और ये टीन एज के अंदर ही क्या होता है? युवा किशोरों की यह मान्यता कि वह पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है,
कि वो भी हम तो अलग करेंगे, हम तो सबसे अलग हैं, सब अलग अलग हैं, ऐसा करना ये किस तरह का मिथ है? ये व्यक्तिगत मिथक है, यानी कि पर्सनल फैबल है। ठीक है, नेक्स्ट है what is the correct sentence what is the correct sequence for element of observational learning। देखो भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कौन सा सबसे पहले क्या होती है। मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था। सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन। तो सब में ही अटेंशन है, तो पहला तो सबका क्या होना चाहिए? इसका अटेंशन होता है, बिल्कुल होता है। अटेंशन के बाद क्या होता है? रिटेंशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है और मोटिवेशन होता है। उसके अंदर क्या था? रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो ऑप्शन में था ही नहीं, ये 3 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन और मोटिवेशन। तो इसके अंदर क्या आएगा? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय द जीन पियाजे। क्या सही नहीं है? यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कह रखा नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है भाई? जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो विकास है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन पियाजे तो कहता है कि स्टेजेज में डेवलपमेंट होता है, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसके अंदर क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन कॉन्टीन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जबकि पियाजे कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलित एवं आत्मसतीकरण द्वारा लिखते हैं। इट अज्यूम दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कह रखा है यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नहीं, पियाजे तो ये बात मानते ही नहीं। पियाजे तो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वाइगोस्की भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहते हैं, लेकिन सिर्फ पियाजे ही है जो कहते हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, और वो क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ। जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। एक भाग है। अभी द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये कहता है क्लासिकल लाइफ स्पेस, क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, अपोरेंट कंडीशनिंग का है, इनसाइटफुल लर्निंग का है, या फील्ड थ्योरी का है। भी जो लाइफ स्पेस है यानी कि क्षेत्र की बात हो रही है, तो किसका है? फील्ड थ्योरी का। ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, बोथ टेंड टू ए स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स। दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं? नहीं, एक क्या करता है? एक हेल्प करता है और दूसरा क्या करता है? पनिशमेंट जो होती है वो क्या करता है? मतलब कम हेल्प करता है। दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं? नहीं, एक क्या करता है? सुदृढ़ बनाता है और एक कमजोर करता है। नकारात्मक पुनर्बल किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, और जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। बिल्कुल, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो तो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाएगा। बेशक नकारात्मक है, लेकिन पुनर्बलन दे रहे हो तुम। और दंड जो है वो कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता, वो कमजोर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। फिर भी लास्ट और पढ़ लेते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को नहीं। दंड तो कभी भी दृढ़ नहीं बनाता, वो तो हमेशा कमजोर करता। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है भाई? 10 में दे रखा है इफ वन एक्टिविटी अकर मोर ऑफन देन अनदर इट कैन बी यूज टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर लेस ऑफन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। यदि एक क्रिया की आवर्ती किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया जिसकी आवर्ती कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं भाई? इसको प्रीमैक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, या पैवलोव का। ठीक है, किसका कहते हैं? जो आपने नहीं पढ़ा, प्रीमैक प्रिंसिपल होता है, ये प्रीमैक का सिद्धांत होता है, जिसमें पहले का कार्य जो होता है दूसरे में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यदि एक क्रिया की आवर्ती किसी दूसरी क्रिया से अधिक है, पहली क्रिया की आवर्ती दूसरी क्रिया से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवर्ती कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में
किया जा सकता है, यह सिद्धांत किसका है? यानी कि एक एक्टिविटी जो कि पहले हो गई है, दूसरी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें क्या हो गया, इट कैन बी यूज रेनफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर लेस ऑफन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रीमैक प्रिंसिपल। यानी कि पहले वाली ज़्यादा तेज थी तो उसके अंदर अगर आप, और अब वाली कम हो गई तो इसको कहते हैं प्रीमैक सिद्धांत। लेकिन अगर पहले वाले से अब उसकी आवर्ती बढ़ जाती, यहाँ कम की जगह बढ़ जाती, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स इंटरवल शेड्यूल ऑफ द रेनफोर्समेंट। फिक्स इंटरवल का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा नहीं भी? प्रति माह वेतन दे रहे हो, ये तो फिक्स है। एक व्यस्त नंबर डायल करना, डायलिंग ए बिजी नंबर, ये हो सकता है। हैविंग ए पीरियोडिक डेंटल चेकअप, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ये भी फिक्स है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड ये फिक्स नहीं है, बस तुम ऐसे ही रैंडम कर रहे हो। रैंडम जो कर रहे हो वो क्या नहीं हो सकता, फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड टाइम है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कौन सी नहीं है भाई? देखने और सुनने की समस्या, सामाजिक अंतःक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, या बारंबारता व्यवहार यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर। कौन सा होगा भाई इसका? देखो, किसी को सुनने में या किसी को सुनने और देखने में है तो ये ऑटिज्म नहीं है। प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा बच्चा तो ये ऑटिज्म होता है। प्रॉब्लम इन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑटिज्म है। और रिपीटेशन बिहेवियर कर रहा है तो ऑटिज्म है। लेकिन जो किसी को अगर देखने में दिक्कत है या फिर सुनने में दिक्कत है, ये क्या नहीं हो सकता, ऑटिज्म का डिसऑर्डर, ऑटिज्म डिसऑर्डर नहीं हो सकता, यानी कि ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने अपना नया नंबर पूछा जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से हो सकता है। यानी कि वो क्या नहीं कर पा रही, याद नहीं कर पा रही। क्योज बिहाइंड मे बी, तो क्या कारण हो सकता है इसका? ये कहता है मतलब डीके हुआ है, या पूर्व सक्रिय व्यवधान होगा यानी कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है कुछ, दमन यानी कि ये तो है ही नहीं, रिग्रेशन वगैरह तो है ही नहीं, ये इसका तो साफ टिके टिकाया आंसर है सेकंड। यानी कि पूर्व सक्रिय व्यवधान होगा, कोई ना कोई पहले की ही दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो याद नहीं कर पा रहे। ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। वाइगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी से क्या रिलेट नहीं करता है? क्या नहीं करता है भाई? ये कहता है बच्चे को कार्यक्षम बिना सहायता के पूरा करना, बिल्कुल जेडपीडी वगैरह का तो कॉन्सेप्ट उसी ने दिया था। निकटस, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल सही बात है। इट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं ये बात नहीं, उसने तो लैंग्वेज को बहुत महत्व दिया है। उसने तो ये कहा कि सोसाइटी सेंट्रल रोल प्ले करता है और सोसाइटी से जो कम्युनिकेशन है वो हम किसके, लैंग्वेज की हेल्प से ही, तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ये बात इसने गलत कही है। यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल देता है इन्वायरमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, गलत है, और इसने गलत ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट ए सब डोमेन ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा डोमेन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? ये कह रखा एप्लीकेशन होगा, एनालिसिस होगा, सिंथेसाइज होगा, रिस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, अनुक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कंट्रोल्ड बाय प्री प्री फर्टनल कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन, यानी कि कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? प्री प्री फर्टनल कोर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? बॉडी की मूवमेंट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजन और हीयरिंग। ठीक है, कौन सा नहीं होता है इसमें? प्री फर्टनल कोर्टेक्स के द्वारा। ठीक है, प्री फर्टनल कोर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फर्टनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है? ये क्वेश्चन नया है भाई, क्या आएगा इसका?
बॉडी मूवमेंट होती है, इसमें थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन विजन और हियरिंग की बात नहीं होती है इसकी, ठीक है। मस्तिष्क के से रिलेटेड है ये, और इसके अंदर क्या नहीं होता है, विजन और हियरिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डे ड्रीमिंग अमंग एडोलेसेंट्स। डे ड्रीमिंग से कौन सा नहीं है रिलेटेड? यह सक्रिय खेल का एक यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। दिवास्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो 17 का क्या हो जाएगा भाई? देखो, अगर डे ड्रीमिंग करता है तो इसमें मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना फिजिकल से, ये बात गलत है। फिजिकल एक्टिविटी, डे ड्रीमिंग कर रहा, दिमाग से सोच रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका क्या रहेगा? गलत रहेगा। गलत ही पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 18, एक किशोर ये महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह घोतक है। ये कैसा? एक टीनेजर सोचता है कि उसके जैसा प्यार अभी तक इतना डेप्थ में, इतना डीप किसी ने नहीं किया है। यह क्या इंडिकेट करता है कि वो कैसा है? सेल्फ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, पर्सनल फेबल है, या इमेजिनरी ऑडियंस है, यानी कि काल्पनिक दर्शक का है। किसका एग्जाम्पल है ये तो तुम भी रिलेट कर सकते हो। ये व्यक्तिगत मिथक है, यानी कि एक मिथ है, एक पर्सनल फेबल है कि उसके जैसा गहरा प्यार अभी तक किसी ने नहीं किया है, जबकि सबको ही ऐसा लगता है, ठीक है। वाक्यांश, एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन, एक हाथ में 6 और दूसरे में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कैसे अप्रोच है ये, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताना है कि ये कैसा है, कैसा है भाई? ये कह रखा है ऑडियंस कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, या डबल अप्रोच ऑडियंस कॉन्फ्लिक्ट है। क्या आएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर रहेगा 19 का आएगा 3rd। अप्रोच है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। ये कैसा है? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। ऑप्शन नंबर 3rd इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, According to ecological system theory of brain फैन ब्रूनर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, हर बार क्वेश्चन आ रहा है ये, मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। मैक्रो सिस्टम में कौन सा आएगा भाई? ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा घुमा के आया हुआ है। क्या आएगा? स्कूल कैसे में होता है? स्कूल कैसे? एक होता है माइक्रो के बाद होता है मैक्रो। भाई तुम्हारे आंसर की में इसको दे रखा स्कूल, जबकि स्कूल नहीं था। मुझे लगता है इसके कस्टम्स आएंगे, रीति रिवाज आएंगे जो मैक्रो में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका स्कूल दे रखा। स्कूल तो या तो स्कूल और फैमिली अगर दोनों आ जाते हैं तो वो माइक्रो में होते हैं, अदरवाइज फिर स्कूल मेजो में जाता है। मेजो या तो यहाँ पे मेजो होना था, लेकिन अगर मेजो नहीं, यहाँ पे मैक्रो है, मैक्रो में कस्टम्स आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लेकिन आंसर की में दे रखा ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए रिवार्ड। रिवार्ड के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है भाई इसमें? इट इज यह रिश्वत का एक प्रकार है। पुरस्कार रिश्वत का प्रकार है। यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, डिजायरेबल बिहेवियर में इंक्रीमेंट करता है, बिल्कुल। यह एक रुचिकर उद्दीपक है, प्लीजेंट स्टिमुलस है, बिल्कुल होता है। अगर किसी को रिवार्ड मिलता है, बस ये बाह्य जो होता है क्या करता है कि इसके अंदर जो मतलब बाहर से अभिप्रेरणा जागृत होती है, यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो नहीं पूछा हुआ, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द 22 में है द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय। किसने दी थी भी? सृजनात्मकता थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्टर्नबर्ग एंड ल्यूबर्ट ने। स्टर्नबर्ग एंड लूबर्ट ने दिया था, स्टर्नबर्ग और लूबर्ट। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज, ईयर्स, हैंड्स एंड अदर सेंसेज। ये सेंसरी मोटर स्टेज जो कि पियाजे ने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का फाउंडर कौन है भाई? इसके हैं स्टैनली हॉल। अगर ये आ जाए कि बाल अध्ययन का संस्थापक कौन है तो स्टैनली हॉल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
25 विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द फॉर्म ऑफ ए इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज ए proposed by अल्किंड। ठीक है, अल्किंड ने बताया है, अल्काइंड ने बताया है, अल्काइंड ने बताया है कि ये कहता है एडोलेसेंस एज ए प्रोपोज्ड बाय अल्काइंड, अल्काइंड के द्वारा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है भाई, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सुनिश्चितता के बाद नहीं, वाद विवाद की प्रवृत्ति बताता है, आदर्शवाद के बारे में बताता है, विशिष्टता की प्रवृत्ति के बारे में बताता है, लेकिन सुनिश्चितता या निश्चितता के बारे में वो कुछ नहीं कहता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। कौन सी डेमोक्रेटिक डिस्कवरी बिल्कुल होती है, डेमोस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सा नहीं है भाई। जो डेमोस्ट्रेशन है प्रदर्शन विधि नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, डिस्कवरी, ये सारी की सारी कैसी होती है, डेमोक्रेटिक होती है। लेकिन डेमोस्ट्रेशन विधि जो प्रदर्शन होती है, प्रदर्शन विधि होती है, वो क्या नहीं होती, डेमोक्रेटिक टीचिंग नहीं होती। उसमें बच्चा करके नहीं सीखता है, बल्कि जो भी दिखाया जाता है, जो भी आप दिखाते हो वही हो जाता है, कि प्रदर्शनी लगी और आप उसको देखते रहो, तो ये डेमोस्ट्रेशन होता है। तो इसमें बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो पैसिव है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। विच लॉ ऑफ द ट्रायल एंड एरर गिवन बाय द थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो कौन सा होता है भाई, जो रीइंफोर्समेंट के कंसेप्ट से सिमिलर है। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर है और वो सिमिलर है रीइंफोर्समेंट से। क्या आएगा भाई इसका, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है, और इसके दो अपने पास मैंने ये भी बताया था, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, प्रभाव का नियम। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। मॉडलिंग इफेक्टिव टीचिंग, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, अधिगम अक्षमता व्यक्तियों के लिए, अम्लीय आक्रमण प्रभावियों के लिए, या बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए, किसके लिए मॉडलिंग जो है वो इफेक्टिव टीचिंग मेथड है, किसके लिए है भाई, बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति के, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिन बच्चों को, उनके लिए मॉडलिंग बेस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस का स्कोरिंग 103 ऑन एन IQ टेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, बेस्ट इसकी इंटेलिजेंस हाई है, तो कौन सा होगा भाई, 103 अंक प्राप्त करना, बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना, या स्मृति से कविता पाठ करना, कौन सा होगा भाई, नोट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक। अगर उसको फीडबैक मिल जाता है और उसके बाद वो गलती को नहीं दोहराता है, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटेलिजेंट है, हाई इंटेलिजेंस है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है, यह उदाहरण है। ये कौन सा उदाहरण है भाई, और ये भी बताना है कि ये किसने कही थी ये बात। ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बच्चे जो है वो देख कर सीखते हैं। ये बात किसने कही थी, आपको ये भी बताना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, देखो जिसने भी बेबी डॉल पे वो बोबो डॉल पे जो वो किया था ना, एक्सपेरिमेंट किया था, उसी ने बताया था ये कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बच्चे करके देख के सीखते हैं। जैसे हम उसने जोकर पे भी किया था और बोबे डॉल पे भी किया था। आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिसने ये कहा था। ठीक है, ये 2018 का पेपर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।